Assalamu alaikum class, I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan, and we are going to study vitamins and mineral in nutrition. वाइटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में हम लोग वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टडी कर रहे थे और आज जो हमने इन डिटेल वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टडी करना है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 जो है वो आमतौर पे सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करें तो 1926 में प्रीनिशियस अनीमिया जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था, तो उसके मतलब प्रीनिशियस अनीमिया के ट्रीटमेंट के तौर पे जो है वो विटामिन B12 को जो है वो डिस्कवर किया गया। प्रीनिशियस अनीमिया वाज अ फेटल डिजीज ऑफ अननोन ऑर्गन विद एन अननोन क्योर, मतलब प्रीनिशियस अनीमिया के पीछे कोई कॉज भी नहीं पता थी और ये मतलब इसकी कोई क्योर का आइडिया भी नहीं था 1926 में। 1926 में मिंटो एंड मर्फे ने ये दो जो हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो प्रीनिशियस अनीमिया के पेशेंट्स को देखा, उनको स्टडी किया और उसके मतलब जो है वो ये डिस्कवर किया कि 0.3 kg ऑफ रॉ लीवर पर डे कंजप्शन से जो है वो प्रीनिशियस अनीमिया ट्रीट हो जाता है। देन उसके बाद जो है 1926 में जो है वो कैसल नोटेड दैट पेशेंट विद प्रीनिशियस अनीमिया हैड अ लो लेवल ऑफ कंपोनेंट एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन के जो पीपल थे जो जिनमें मतलब प्रीनिशियस अनीमिया पाया जाता था उनका जो है वो उसने ये देखा था कि उसमें एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर फाउंड इन फूड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विद इन द नॉर्मल फैक्टर। अब ये जो विटामिन B12 है पड़ा, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों से हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि ये जो है वो हम फूड से हासिल कर रहे हैं। इंट्रिंसिक क्या है, वो विद इन द बॉडी जो है वो हमारी जो है बॉडी में ये सिंथेसाइज हो रहा है और हमारी बॉडी में जो मतलब हमारा GIT ट्रैक है उसमें डिफरेंट किस्म के एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से इसकी प्रोडक्शन होती चली जाती है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी हासिल कर सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर से भी हासिल करते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो हमारी इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब हमारे GIT ट्रैक में ही जो है वो इसकी प्रोडक्शन होती जा रही होती है जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अगर हम देखें तो द एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज़ नोन एज विटामिन B12, कोबाल अमाइन भी इसका एक दूसरा नेम है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो हम फूड से हासिल करते हैं वो हमें फूड में से जो है वो एक विटामिन B12 कोबाल अमाइन देता है और इंट्रिंसिक फैक्टर आ म्यूकोप्रोटीन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। फूड में से जो हमने एक्सट्रिंसिक पार्ट से लिया वो हमें B12 प्रोवाइड करेगा और इंट्रिंसिक जो हमारी GIT ट्रैक में जो है वो म्यूकोप्रोटीन्स कुछ अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारी प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन जो एंजाइम अवेलेबल होता है वो हमारी जो है विटामिन B12 की जो है वो सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। Then the common pharmaceutical form of vitamin B12 used widely in supplements, आमतौर पे जो है वो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन, ये जो है वो एक साथ तीनों चलते हैं जो आमतौर पे अनीमिया की जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन, ये तीनों फोलेट और विटामिन B12 के सप्लीमेंटल फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो विटामिन B12 जो है वो आमतौर पे हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है वो हम देख लेते हैं कि विटामिन B12 के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं। जी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो विटामिन B12 का सबसे मेजर रोल आ जाता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका रोल है। सेकेंडली जो है वो DNA की सिंथेसिस करता है। थर्डली जो है वो हमारा विटामिन B12 जो है एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है और कन्वर्जन करता है, एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू
कार्बोक्सिस्टीन को अमाइनो एसिड मेथियोनीन में चेंज करता है। देन उसके बाद जो है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है वो कन्वर्जन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ मैथोमेलानिन कोएंजाइम ए टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो है वो ये जो मिथाइल माइनाइल कोएंजाइम ए है, ये अकामुलेट्स होता है हमारी बॉडी में। देन उसके बाद इसकी एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू हो जाती है हमारी बॉडी से। इसके अलावा जो इसका फर्दर मोर रोल आ जाता है वो ये है कि ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी ग्रोथ में और उनके लाइफ स्पैन में जो है वो विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा क्या करता है ये सिंपली मतलब ये हमारे ग्रोथ साइज में आ गया, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया से हमें प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो है वो विटामिन B12 जो है वो फोलेट के साथ मिलके जो है वो N5-10 मिथालीन टेट्रा हाइड्रोफोलेट की प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है, जो कि एक एंजाइम है हमारी बॉडी में मतलब ग्रोथ से रिलेटेड, और इसकी जो है वो प्रोडक्शन में ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। जो हमारी बॉडी में है वो क्या है, विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन द डाइट इज बाउंड फ्रॉम द प्रोटीन। प्रोटीन के साथ जो है ये बाउंड होता है हमारी बॉडी में, जो हम डाइट से जो है विटामिन B12 कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोटीन के साथ बाइंड होके हमारे मतलब बॉडी में एंटर हो जाता है। उसके बाद जो है वो मतलब B12 इज लिबरेटली बाय द एंजाइम, मतलब स्टमक में जाके ये पेप्सिन के मतलब एंजाइम जो है वो पेप्सिन एक्ट करता है और स्टमक में जाके जो है वो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। विटामिन B12 सबसे पहले जो है वो टर्मिनल ऑफ एलियम के पार्ट में जो है वो इंटेस्टाइनल पार्ट एलियम है, वहाँ उसके टर्मिनल पे जो है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है। देन उसके बाद जो विटामिन B12 जो है वो मेडिएटेड बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज हीटेड लाइबल म्यूकोप्रोटीन सेक्रेशन फ्रॉम पेरिफेरल सेल्स इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल से जो है वो म्यूकल प्रोटीन सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। एलियम में जो है वो इसकी प्राइमरीली फर्स्ट डाइजेशन सबसे पहले जो है वो प्रोटीन फूड के साथ हमारे डाइट में जो है वो एंटर हो जाएगा। एंटर हो जाने के बाद जो है ये हमारे स्टमक से होता हुआ एलियम में वो इंटेस्टाइनल पार्ट एलियम में जाके जो है इसकी प्राइमरी एब्जॉर्प्शन होगी। बाकी जो है वो हमारी स्टमक से जो है वो फर्दर मोर हमारे म्यूकोप्रोटीन की सेक्रीशंस होगी जो कि इसकी हेल्प करेगी इसकी डाइजेशन में, और ये फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा और इसकी मोस्टली जो अमाउंट होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से। एक्सेसिव और जनरली जो इसका स्टोरेज पॉइंट है वो लीवर होता है, लीवर में जो है ये स्टोर हो जाएगा और बाकी जो इसकी अमाउंट है वो हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी। और लीवर कैन बी अ हाई एज 2000 से 2500 माइक्रोग्राम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 माइक्रोग्राम तक जो है वो स्टोर करता है B12 को, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी हमारी उसमें क्या है, तो हम देखें तो डेफिशिएंसी में सबसे पहले ये आ जाता है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होना शुरू हो जाती है तो हमारी मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद जो है वो प्रॉपरली अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो DNA की सिंथेसिस नहीं होगी, ब्रेन डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो है वो RNA की क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है और DNA की क्वांटिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो फर्दर मोर ये है कि ये इसकी कॉजेज़ क्या हो जाती हैं, पर मतलब विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्यों होगी, उसकी कॉजेज़ क्या आ जाती हैं। कॉजेज़ में अगर हम देखें तो इनएडिक्वेट इंजेक्शन, मतलब सबसे पहले इनएडिक्वेट इंजेक्शन आ जाएगी। जो कॉजेज़ बिहाइंड द ये है इनएडिक्वेट इंजेक्शन कि हमने क्वांटिटी ली ही उसकी कम है। फिर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन
कि हमारी कोई इंजरी हो गई है या हमारे कोई मतलब ऐसे ही हम स्टेज से हैं कि हमारी इंजरी हो गई है या हमारी बॉडी जो है वो जीआईटी ट्रैक में डिस्टर्बेंस है, उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, उसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा होनी चली गई है, तो एब्जॉर्प्शन किसी मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है हमारी बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा या हमारी बॉडी में जो है वो मतलब उसकी डाइजेशन मतलब हो रही है लेकिन हम जो है उसको अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर पा रहे, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर इनएडिक्वेट यूटिलाइजेशन आ जाती है। कि कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है वो विटामिन B12 की जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होती चली जा रही है और वो स्टोर ही नहीं हो रहा। फिर इंक्रीज रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसमें लाइफ स्पैन की बात आ जाएगी रिक्वायरमेंट में कि किस तरह से जो है वो मतलब अगर कोई प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही है तो उस लिहाज से आ जाएगी। प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी हैव प्रीनिशियस अनीमिया। दिस अपीयर टू बी रिलेटिवली अनकॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो है वो इसकी मतलब ज़्यादा कम है, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से प्रीनिशियस अनीमिया देखने में बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रिवेलेंस है बड़ी। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो डिजीज़ रेयर बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर से पहले जो है ये डिजीज़ ज़रा कम होती है, आफ्टर 30 ईयर्स जो है ये कॉमन हो जाती है ज़रा। अकर मेनली बिटवीन 45 एंड 65 ईयर्स एंड अफेक्ट फीमेल मोर फ्रिक्वेंटली देन मेल। ठीक है, अगर हम इसकी एज देखें तो 45 से लेके ये जो है 65 की एज में ज़्यादा हो जाती है और क्या होता है प्रिवेलेंस इनकी फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो पेशेंट जो प्रीनिशियस अनीमिया के साथ आएगा तो उसमें क्या होता है उसके अगर आप स्किन से फिजिकल असेसमेंट आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो ना तो देखोगे तो उसकी पेल सी येलो सी जो है वो स्किन है, एनोरेक्सिया है, उससे ग्लोटाइसाइटस है, उसके नेल्स जो है वो ट्रांसवर्स लाइंस हैं उसमें। देन उसके बाद गैस्ट्रिक सेक्रीशंस आर डिवोड ऑफ पेप्सिन। गैस्ट्रिक सेक्रीशन में जो है वो पेप्सिन जो कि इसकी मतलब सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, पेप्सिन जो है वो उसकी सेक्रीशन नहीं हो रही। फिर उसके अलावा जो है वो अदर जो ये है कोई स्मोकिंग या मतलब इस तरह के सिम्टम्स भी आ जाते हैं इसमें। डायग्नोज क्या करते हैं कि डायग्नोज करने में जो है वो हम आमतौर पे जो है विटामिन B12 को हम डायग्नोज करने के लिए इसकी देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इसका प्लाज्मा विटामिन B12 देख लेते हैं। अगर प्लाज्मा विटामिन B12 160 mg पर ml में नीचे हो, प्लाज्मा में हम इसको चेक करते हैं, प्लाज्मा विटामिन B12 करेंगे 160 mg पर जो है वो ml से अगर ये नीचे है तो जो है ये मतलब इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब ट्रीटमेंट की क्या बात है, ट्रीटमेंट की ये बात आ जाती है जनरली कि हम आमतौर पे क्या करें इसके ट्रीटमेंट के लिए कि हम विटामिन B रिच फूड लें, फोलिक एसिड की लें, इसके अलावा इसके सप्लीमेंटल लें और ये मतलब हमारे जो ऑर्गन मीट वगैरह होता है लीवर, इसको हम मेजर क्वांटिटी में लें। अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गया तो हम प्रॉपर जो है उसकी सप्लीमेंटेशन भी साथ साथ स्टार्ट करें। और इसके अलावा जो है इफ़ द हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो अंडर 4 हो या 7 तक भी है तब भी विटामिन B12 जो है उसकी डोज 1000 माइक्रोग्राम में देनी चाहिए। इन केस अगर 4 से लेके 7 तक आपका HB आ रहा है तो 1000 माइक्रोग्राम तक जो है वो एज अ ट्रीटमेंट हम विटामिन B12 की जो है वो डोज देंगे। देन उसके बाद क्या है कि 1000 इंट्रामस्कुलरली देनी है। इन केस अगर 4 to 7 जो है वो HB आ रहा है तो विटामिन B12 का जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1000 माइक्रोग्राम का जो है वो इंट्रामस्कुलर डोज हम उसको देंगे ट्वाइस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। एक वीक में 2 दफ़ा जो है वो 1000 माइक्रोग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। देन 25 माइक्रोग्राम वीकली पे ले आएंगे उसको जब तक कि नॉर्मल ब्लड काउंट नहीं होता। देन 1000 माइक्रोग्राम एवरी 6 वीक इज़ गिवन। सबसे पहले डोज जो हम देंगे वो अगर अर्ली 4 to 7 HB आ रहा है तो 1000 माइक्रोग्राम ट्वाइस देंगे इन अ वीक। ठीक है, देन उसके बाद जो है 250 माइक्रोग्राम पे ले आएंगे पर वीक एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। ओके, देन उसके बाद जो है वो 1000 माइक्रोग्राम आफ्टर एवरी 6 वीक ले आएंगे उसको। डोज का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम किसी की इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो।
क्योंकि अगर डेफिशिएंसी जो है वो मतलब हमारे डिफरेंट किस्म के सिम्टम कॉज कर रही है तो टॉक्सिसिटी उससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है, वो भी हमारे जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है। देन उसके बाद क्या करना है कि विद इन 48 आवर्स ऑफ द फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ कोबालामाइन द बोन मैरो शोज अ स्टिकिंग चेंज फ्रॉम द मेगैलोब्लास्टिक टू नोरोब्लास्टिक स्टेट। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक से वो नोरोब्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी विद इन 48 और जो इंजेक्शन लगाया है। देन उसके बाद क्या है, विद इन 2 और द 3 डेज द रेटिकुलाई काउंट बिगेन टू रेजिंग मैक्सिमम अप टू 4th और 7th डे। 4 to 7 डेज में जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है उसके ट्रीटमेंट का काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा और एनीमिया ट्रीट होना शुरू हो जाएगा और ब्लड काउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टू कोप अप विद रिजनरेशन ऑफ ब्लड फेरस सल्फेट 200 mg थ्राइस डेली इज गिवन। ठीक है, फेरस सल्फेट आयरन जो है ये फेरस सल्फेट जो है वो 200 माइक्रोग्राम देना है। ठीक है, अगर इन केस मतलब ये नहीं दे रहे या इसके साथ साथ जो है फेरस सल्फेट आयरन का जो है वो 200 माइक्रोग्राम का जो है वो थ्राइस डेली इन गिवन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ब्लड मतलब कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो 200 माइक्रोग्राम का दिन में 3 दफ़ा देना है इंजेक्शन। चेंज फ्रॉम द फिर उसके बाद क्या है कि उसको नॉर्मल डोज पे ले आना है। जब बाद में वो हो जाएगा तो क्लिनिकली पिक्चर गेट्स करेक्ट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ सिंगल डोज ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर विटामिन B12 पे ले आते हैं। 1000 से स्टार्ट करते हैं और 50 तक उसको ले आते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर सीवियर मतलब हैं तो उसमें फेरस सल्फेट के इंजेक्शन भी जो है वो 200 माइक्रोग्राम में देंगे। डाइटरी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेजर जो इसके सोर्सेज आ जाते हैं वो फिश है, बीफ है, मटन है, बफेलो मिल्क है, काओ मिल्क है, ये इसके मेजर सोर्सेज हैं बड़े। देन हाई प्रोटीन डाइट भी जो है वो अगर प्रोटीन हमारी डाइट में है तो विटामिन B12 जो है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। प्रोटीन जो है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और प्रोटीन जो है उसके साथ ज़रूरी है कि अगर हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम कर रहे हैं तो विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी में सही सिंथेसाइज करेगा। देन उसके बाद जो है वो प्रिवेंशन में आ जाता है कि पहले आप एजुकेट करें लोगों को। जाहिर सी बात है जब भी आप किसी डिजीज़ की जो है वो उसकी बात करते हैं तो देन पहले सबसे पहले एजुकेशन आ जाती है। फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद क्या आता है आपका, डाइट आती है, ड्रग आती है, फिर लाइफस्टाइल मतलब लाइफस्टाइल एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और उसके बाद ड्रग आ जाती है जब भी हम किसी डिजीज़ की मैनेजमेंट की बात करें। RDA की अगर हम बात करें तो मेन में जो है वो 1 माइक्रोग्राम पर डे और वुमेन में भी 1 माइक्रोग्राम पर डे जो है वो इसकी क्वांटिटी होती है। प्रेगनेंसी में 1.2 और लैक्टेशन में भी 1.2 में चली जाती है इसकी क्वांटिटी। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो कुछ मतलब एक हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा विटामिन आ जाता है वो विटामिन हमारा विटामिन C है। विटामिन C जो है उसका भी ये हमारा लास्ट विटामिन है जो कि हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन का रह गया था, विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड का हमारी डाइट में जो है वो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है एज अ एंटीऑक्सीडेंट की हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। और इसका अदर नेम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये जो है ये स्कर्वी जो कि हमारी एक तीस डिजीज होती है उसकी प्रिवेंशन में जो है वो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एस्कॉर्बिक एसिड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस स्लाइटली सॉर इन टेस्ट एंड ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो है वो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है और टेस्ट में जो है ये थोड़ा सॉरी सा होता है। और जो है इसको मतलब फर्दर आमतौर पे जो है वो सबसे पहले इसको कैसे डिस्कवर किया गया, स्कर्वी की डिज़ीज़ को मतलब सेलर्स में हो गई थी 1747 में। 1747 में ब्रिटिश में सेलर्स थे जिनको जो है वो स्कर्वी की डिज़ीज़ हुई थी। तो स्कर्वी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के तौर पे इसको और उन्होंने देखा कि लेमन जो है वो क्योर करता है स्कर्वी को। ठीक है, स्कर्वी क्या होती है कि हमारे टीथ जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, गम्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है या टीथ ब्रेकअप हो जाता है, डिफरेंट किस्म के टीथ डिजीज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए का जो सी का जो मेजर रोल है वो एज एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है। और वो क्या करता है हमारी बॉडी में जो है वो फ्री रेडिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमें बहुत सारी डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फर्दर जो है ये हमारी स्किन के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। विटामिन सी इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट दैट फंक्शन इन द बॉडी एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता मतलब हो जाता है और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा।
देन उसके बाद फंक्शंस इसके आ जाते हैं कि हमारे सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो कोलेजन फॉर्मेशन है। फंक्शंस की अगर हम बात करें विटामिन सी का फंक्शन, हेल्प इन कोलेजन फॉर्मेशन, हेल्प इन एपिथेलियल टिश्यू मैनेजमेंट। फर्दर मोर जो है वो इसका ये है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस करता है। इसके अलावा जो इसका मेजर रोल आ जाता है एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा जो इसका रोल आ जाता है टू समहाउ जो है विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है और मतलब हमारे बोन सेल्स को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। सेलुलर रिस्पिरेशन में इसका रोल है। फर्दर मोर जो है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ कैटरैक्ट, इसके अलावा मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, देन उसके बाद जो है ट्रिप्टोफेन के मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन में मेटाबॉलिज्म में उसकी हेल्प करता है। फर्दर ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में एज एंटीऑक्सीडेंट है तो बहुत सारी ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। देन उसके बाद जो है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डिजीज प्रिवेंशन करता है। एंटीऑक्सीडेंट ये जो है वो मेजर रोल थे जो हमारी जो है वो बॉडी में विटामिन सी जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा जो एक और रोल मैंने भी आपको बताया कि आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये। देन उसके बाद जो है अगर हम इसकी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड इज एब्जॉर्ब इन जिजनम। जिजनम में जो है ये एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के पार्ट। देन उसके बाद प्रिंसिपली बाय द सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उसके मैकेनिज्म के थ्रू जो है इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी हमारी बॉडी में। एज इनटेक इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉल, जैसे जैसे हम इसका जो है इनटेक इंक्रीज करते जाएंगे इसकी एब्जॉर्प्शन ऑफ की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। वाइल विटामिन सी इज फिल्टर्ड थ्रू द किडनी इनफ इन री एब्जॉर्ब टू मेंटेन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.2 to 1.5 mg पर डेसीलीटर। प्लाज्मा की जो किडनी में जो है वो फिल्ट्रेशन इसकी हो जाती है और ये इसकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी विटामिन सी फिल्टर होके किडनी के थ्रू इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में 1.2 से 1.5 mg पर डेसीलीटर एंड द टोटल बॉडी पूल ऑफ 1.2 से 2 ग्राम। ऑल विटामिन सी इज एक्सेस ऑफ द अमाउंट नीडेड टू मेंटेन दिस प्लाज्मा एंड बॉडी लेवल्स। क्या होता है कि विटामिन सी की अगर एक्सेस हो जाती है तो वो किडनी से जो है वो फिल्टर होने के बाद प्लाज्मा में जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है जो कि प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो है अगर इसकी ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाती है तो ये यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। डेफिशिएंसी जो है वो इसकी जेनिया पिग्स आर यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। जो गुनिया पिग्स एक टाइप है पिग्स की जिसको जो है वो इसकी स्टडी करने के लिए कि डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह विटामिन सी से जो है स्कर्वी को ट्रीट करते हैं वो यूज़ किया गया। देन उसके बाद जो है वो देखा गया कि जो स्कर्वी है वो विटामिन जो है वो सी की मतलब अमाउंट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो क्योर हो जाती है।
फिर उसके बाद बोन डिसऑर्डर्स को भी मतलब ट्रीट, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन डिसऑर्डर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो अदर हैं वो वूंड हीलिंग डिले हो जाती है, विटामिन सी जो है वो वूंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी डिले हो जाती है। सी सेशन ऑफ बोन ग्रोथ, मतलब बोन ग्रोथ का जो है वो सी सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसकी जो इवैल्यूएशन करते हैं वो हम ब्लड प्लाज्मा लेवल में विटामिन सी की जो है वो क्वांटिटी को नोट डाउन करते हैं। और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की अगर हम बात करें तो मैन में जो है वो 40 mg पर डे, वुमेन में भी 40, प्रेगनेंसी में 60 और लैक्टेशन में 80 mg पर डे हो जाता है। सोर्सेज में ज़्यादातर जो है वो इसके सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी इसकी जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी होती है और मीट प्रोडक्ट्स में भी पाई जाती है। देन उसके बाद जो है विटामिन सी जो है एज एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बहुत सारे कैंसर प्रिवेंशन में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन में, इसके अलावा हमारी जीआईटी डिस्टर्बेंस वगैरह जो होती हैं उसमें सब में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है और ये हमारी डिजीज़ को क्योर करता है। आज जो हमने विटामिन स्टडी की है वो विटामिन B12 और विटामिन सी थे, फैट सोल्यूबल विटामिन है और दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दोनों ही जो है वो हमारी बॉडी को मतलब की फंक्शनिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हमने इसके ट्रीटमेंट में ये पढ़ा कि जनरली जो है वो आमतौर पे फूड से इसकी कंजप्शन ज़्यादा करनी चाहिए और अगर कुछ ज़्यादा हो जाती है तो हम जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या सप्लीमेंट्स के थ्रू भी जो है उनकी डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम मिनरल्स को फर्दर 1 by 1 डिटेल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।